Good morning, students. In previous video, we discussed the different sectors of economy, the sectors of Indian economy. Students, you have learned there are three types of sectors: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. We have already discussed about these sectors. Now, students, come to the next point, comparing the three sectors. Now we are going to learn and comparison between the three sectors. Students, why it is necessary to compare these sectors? Students, it is very necessary to know the contribution of each sector in our economy. What type of contribution they are giving in our economy. So students, we are going to learn comparing the three sectors. Students, it is a difficult task. Why? क्यों डिफिकल्ट है? एक सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज है, एक सेक्टर एग्रीकल्चर है, एक टर्सरी यानी सेवाओं वाला सेक्टर। इनको तीनों को कंपेयर करना है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर कार का प्रोडक्शन होता है, एक एग्रीकल्चर एरिया है जहां पर वीट, राइस, बहुत सारी फसलों का प्रोडक्शन होता है। मान लीजिए किसी किसान ने 100 बोरी गेहूं का प्रोडक्शन उसके खेत में होता है और एक कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसने 100 कार का प्रोडक्शन किया। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों को? या फिर मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री है जिसपे कील बनाई जाती है, नेल्स बनाई जाती हैं, और एक में कार बनाई जाती है। किसी ने 1 करोड़ नेल्स का यूज प्रोडक्शन कर दिया, कार का 100 कार का प्रोडक्शन कर दिया। हम कैसे कंपेयर करेंगे उनको? इसके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना है, उसको हम कहते हैं वैल्यू। स्टूडेंट्स, एवरी प्रोडक्ट, एवरीथिंग और एवरी सर्विस हैज इट्स वैल्यू। हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है। सो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हम वैल्यू के आधार पर कंपैरिजन करेंगे। एवरी गुड एंड सर्विस हैज ए वैल्यू, कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन a sector can be used to compare three sectors. Okay students, we must use the value of goods and services to compare the three sectors. Clear? Okay. Next thing, अब जब हम वैल्यू को कैलकुलेट करके थ्री सेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो what precaution should we take in this? Add the value of final goods. Students, pay attention. Final goods. We must add the value of final goods and services only. हमें केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ही ऐड करनी है, न कि इंटरमीडिएट गुड्स की। अब ये इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स क्या होता है हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है? तो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। इसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाएगी। अब क्यों नहीं की जाएगी? बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। अब स्टूडेंट एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए कोई फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस किया और उसको सेल किया 20 रुपीज पर केजी। ओके, ट्रेडर ने वीट खरीदा और उसका फ्लोर आटा बनाया और उस आटे को उसने किसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच दिया 25 रुपीज पर केजी। ओके, और उसने बिस्किट बना करके बेच दिया 30 रुपीज पर केजी। ओके स्टूडेंट, तो क्या 20 रुपीज, 25 रुपीज और 30 रुपीज, क्या हम इन सबको ऐड करेंगे उस बिस्किट की या उस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए कि इसकी वैल्यू क्या है? नहीं। एक्चुअल में ये सारी चीजें इंटरमीडिएट गुड्स है। वीट
फ्लोर है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। और फाइनली इस चीज से यानी कि व्हीट से फ्लोर बना और फ्लोर से बिस्किट बने, बिस्किट के अंदर उस कंपनी वाले ने ऑयल मिलाया होगा, शुगर मिलाई होगी, वो सब करके उसका जो फाइनल उसने जो बेचा है कंज्यूमर तक जो पहुंचा है वो 30 रुपीज पर केजी में पहुंचा है। तो स्टूडेंट्स फाइनल गुड्स हम इसे कहेंगे और फाइनल वैल्यू हम इसे कहेंगे, ये इसमें ऐड नहीं होगा। ओके, हैव यू गॉट द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड? तो वो फाइनल गुड। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या ये होती क्या है? These goods are used for final consumption। जो गुड्स फाइनल कंजप्शन यानी कि कंज्यूमर के पास चली जाती हैं और कंज्यूमर उसको यूज करता है फाइनली, वो फाइनल गुड्स होती है। These goods are needed for the further production and intermediate जो गुड्स होती हैं वो फर्दर प्रोडक्शन में यानी आगे के प्रोडक्शन में भी यूज होती। फॉर एग्जाम्पल फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस किया और कॉटन को उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिया, तो कॉटन क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड है जो कि आगे के प्रोडक्शन के लिए काम आएगा। ओके, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। फाइनल जो गुड्स होती हैं उसको जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। अब ये जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो फाइनल गुड्स को ही जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है, न कि इंटरमीडिएट गुड्स को। These goods are not included in GDP to avoid the problem of double counting। डबल काउंटिंग से बचने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, फर्नीचर है, मशीन्स है एक्सेट्रा, और इसमें वुड से हम आगे फर्नीचर बना सकते हैं, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हुई। अब हमने बात की, एक वर्ड आया था हमारे पास टर्म में जीडीपी। जीडीपी क्या होता है स्टूडेंट्स? कम टू दिस पॉइंट, जीडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, हर देश की, हर इकोनॉमी की अपनी एक जीडीपी होती है। अब ये जीडीपी क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। जीडीपी क्या होती है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in each section, primary sector, secondary sector and tertiary sector। इन तीनों में produced in each section during a particular year within a country, during a particular year, it means one financial year। ओके, एक देश के अंदर वन फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू निकाली जाती है तीनों ही सेक्टर में, उसको हम कहेंगे जीडीपी। अच्छा, ये काम कौन करता है? हमें कौन बताता है कि हमारे देश की जीडीपी कितनी है, किसका काम है, हमें कैसे पता चलेगा? तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है जिसका एक काम होता है कि वो पता करे कि जीडीपी कितनी लगी है देश की, विद द हेल्प ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। विभिन्न तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी सहायता से, ऑफ ऑल द इंडियन states and union territories, all the union territories and states undertake the task of measuring the GDP। स्टूडेंट्स, अब हम जीडीपी को एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखने पर मान लीजिए एक किसान है, उस किसान ने मान लीजिए मैंगो का प्रोडक्शन किया, ठीक है, मैंगो का प्रोडक्शन किया, तो वो कौन सा सेक्टर हो गया? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब इस किसान ने मैंगो को किसी कंपनी को बेचा जो पिकल, अचार बनाती है, ठीक है, उसको बेच दिया इसने मान लीजिए 50 रुपीज पर केजी, ठीक है, पर केजी, इस हिसाब से इसको बेच दिया। और मान लीजिए इसने 50 रुपीज पर केजी किसको बेच दिया? उस इंडस्ट्री को जो अचार बनाती है, ठीक है, ये 50 रुपीज इसकी रेट है। अब इस इंडस्ट्री ने पिकल बनाया, अचार बनाया, और मान लीजिए इसने 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से आगे पहुंचा दिया, यानी होलसेलर या दुकानदार के पास पहुंचा दिया, और उसने उसे 100 रुपीज के हिसाब से पर केजी के हिसाब से बेच दिया।
ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए अब हमें जीडीपी निकालने को, कैलकुलेट करने को कहे तो क्या हम ये 50 रुपीज, ये 80 रुपीज और ये 100 रुपीज को ऐड करेंगे और इसको ऐड करके देखेंगे कि हमारी कितनी जीडीपी है। जैसे मान लीजिए इनको ऐड करना है तो कितना हो गया 230। क्या 230 रुपीज हमारी जीडीपी हुई? नहीं, गलत, ये सही नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देखो इन्होंने 50 रुपीज में, इंडस्ट्रीज ने, जिसने पिकल बनाया इंडस्ट्रीज ने 50 रुपीज इसको चुका दी, यानी कि इसने 80 रुपीज में बेचा है तो इसके पास 30 रुपीज ही इसका प्रॉफिट आया है, ठीक है। और इन्होंने 80 रुपीज चुका दिए हैं तो इसका 20 रुपीज ही आया है। तो हम 50 प्लस 30 प्लस 20 करेंगे, ठीक है, इट मीन्स 100। तो हमारी जीडीपी क्या रही? हमारी जीडीपी रही 100 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए कहा जाता है फाइनल रूल्स को हम करेंगे, ऐसा नहीं कि 50 प्लस 80 प्लस 100 को ऐड करने के बाद में हमारी जीडीपी आ जाएगी। नहीं, ये गलत है। जीडीपी निकालने के लिए हम उनका जो प्रोडक्शन का जो वैल्यू है, जो उन्होंने चुकाई है आगे से आगे, उनको माइनस करने के बाद में हमारे पास फाइनली जीडीपी आ जाती है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।